बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी श्रहली सिदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर क्लास, मैं हूँ सैयद फ़रहाल सब्ज़वारी और 10th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर 1 था हमारा, उसमें हम डिस्कशन करके गए थे अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस या फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो अगेन क्लास वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। अगर इंपॉर्टेंस से डिस्कशन करें, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा गया हुआ है, एक्सप्लेन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया दैट या हाउ द यूरिया इज मैन्युफैक्चर्ड। व्हाटएवर, हम आज इसको डिस्कस करने लगे अपने टॉपिक को, तो देखते हैं हमारे पास ये क्या है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इंट्रोडक्शन से अगर बात स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमने जो बात की है, यूरिया जो है ये आपके पास एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। यूरिया इज ए नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। यूरिया एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर आप जानते हैं, हम फर्टिलाइजर किन को कहते हैं? तो फर्टिलाइजर हम क्रॉप्स में डालते होते हैं टू improve the quality of yield and enhance the productivity of crops। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हुए हैं। फिर इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो आपके पास कितने परसेंट होता है? 46%। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफ़ी बार पूछा भी गया हुआ है कि जी बताएं कि यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट मौजूद है। तो ये बात याद रखनी है कि ये हमारे पास 46.6% मौजूद होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्लास कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ स्टैटिस्टिक डाटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमोनियम साइनाइड के बारे में। आपने ये पढ़ा था जब डेवलपमेंट्स हो रही थी, जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी एक आई थी, आप जानते हैं, जैकब ब्रेजिलिस जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने कहा था हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली प्रिपेयर होते हैं। और थ्योरी जो थी वो वाइटल फोर्स थ्योरी थी। अब आप जानते हैं कि 1828 में हमारे पास एक केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच माइस्टर वॉहलर। अब जो वॉहलर थे वो लेबोरेटरी में एक्सीडेंटली उन्होंने एक कंपाउंड लिया हुआ था, डेट इज अमोनियम साइनाइड। अब ये जो अमोनियम साइनाइड इन्होंने लिया था, ये क्या देखते हैं कि जैसे ही इसको इन्होंने एक्सीडेंटली क्या किया, हीट किया, टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने के साथ, एक्सीडेंटली हीट के साथ, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? यूरिया में। ये हमारे पास एक्चुअली एक यूरिया ही है। अगर मैं इसको लिखूं, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप NH2 NH2। तो मैंने इसको यहां पे कंडेंस करके लिख दिया NH2 ट्वाइस NCO। ये हमारे पास हमारा यूरिया है। अब अगर देखें तो आपने पढ़ा था कि जो अमोनियम साइनाइड है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वाइल अगर यूरिया की बात करें तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस बेस पे आपके पास वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन हुई थी, क्योंकि जो ब्रेजिलस थे वो कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड ओनली बाय मींस ऑफ नेचुरल मेथड्स, या नेचुरली ये बनता होता है, ठीक है, नेचुरली वी ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट लेटर ऑन जब आपके पास केमिस्ट आए, वॉहलर आए, उन्होंने अमोनियम साइनाइड लिया जिसको हीट करने पर वो एक यूरिया कंपाउंड जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये उसमें कन्वर्ट, जो कि एक सिंथेटिक कंपाउंड है, उसमें कन्वर्ट हो गया। तो बाद में ये देखा गया कि नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी टू, वी ऑब्टेन देम naturally, but we can
also prepared them by means of different methods in laboratory. आगे हमारे पास हमने यहां पर जो यूरिया बनाना है वो बनाना है अमोनियम कार्बामेट से। अमोनियम कार्बामेट आपके पास क्या होता है, मैं अगर इसका फॉर्मूला आपके सामने लिख दूं, अमोनियम कार्बामेट आपके पास होता है दैट इज NH4COONH2, दैट इज अमोनियम कार्बामेट। और अमोनियम कार्बामेट से हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है यूरिया की। ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टीज की तरफ अगर मैं मूव करूं, प्रॉपर्टीज हमारे पास जो है वो इसकी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी भी गई हुई है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया, यूरिया की प्रॉपर्टीज लिखें। सबसे पहले हमारे पास जो यूरिया है ये आपने याद रखना है कि ये व्हाइट कलर का होता है, इसकी जो अपीयरेंस है वो व्हाइट कलर है। फिर हमारे पास अगर बात करूं कि ये कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप जानते हैं विच हैव अ रेगुलर पैटर्न ऑफ एटम्स, या आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि एटम्स जो हैं वो बहुत ही वेल मैनर्ड के साथ अरेंज हुए होते हैं, बहुत वेल मैनर्ड के साथ। और अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस करूं तो हम कहते हैं दैट इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये आपके पास हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है और हम इस प्रॉपर्टी को हाइग्रोस्कोपिक भी कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मींस जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, जो वाटर को अपने अंदर डिसॉल्व करवा ले, तो हम इसको हाइग्रोस्कोपिक भी कहते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कशन भी की। फर्दर हमारे पास जो है वो इसके यूजेस हैं। यूजेस हमारे पास क्या है, तो इट यूजेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स। बड़ी अहम बात, यूरिया से इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल्स, ये अभी इंपॉर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया में जब मैं आऊंगा तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। चंद एक आप लोगों को बता देता हूं। एक तो हमारे पास आपने याद रखना है एक्सप्लोसिव्स जितने भी होते हैं वो इनसे मिलके बनते हैं। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर यूरिया के ही, तो ये हमारे पास जो है यूज होते हैं ऑटोमोबाइल सिस्टम्स में और डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी हम इनको यूज करते हैं। रॉ मटेरियल्स में भी यूज होते हैं। रॉ मटेरियल्स आगे हमारे पास क्या है, तो सबसे पहला रॉ मटेरियल अमोनिया। अमोनिया हमारे पास डेट इज NH3, उसको हम अमोनिया कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड डेट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड इंतहाई अहम रॉ मटेरियल्स है, इंतहाई अहम। अब ये अमोनिया कैसे आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में है, अमोनिया कहां से आ रहा है। मैंने लेक्चर में एक में बात की थी कि अमोनिया की हम सिंथेसिस करते हैं बाय मींस ऑफ हैबर्स प्रोसेस। तो चले फिर हम हैबर्स प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस क्या है। हैबर्स प्रोसेस को अगर हम देखें ये हमारे पास चैम्बर्स हैं कुछ, मैं रिएक्शन को टेक प्लेस, मैं आपको आसानी के साथ ये बात समझाना चाहता हूं कि हैबर्स प्रोसेस कहते किसे हैं, आसानी के साथ देखें। हैबर्स प्रोसेस क्या है, हमारी बुक में कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं स्टेटमेंट का जिक्र करता हूं फिर मैं इसकी तरफ आता हूं एक्सप्लेनेशन के साथ। वो कहते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन over the iron catalyst up to 400 to 450 degree Celsius temperature by applying वहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं किस चीज को, प्रेशर को, देन आपके पास जो है आपका अमोनिया मैन्युफैक्चर हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि वो प्रेशर कितना है। प्रेशर आपके पास जो है, देखिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, हम कंडीशंस को कतई तौर पर निगलेक्ट नहीं कर सकते, कतई तौर पर, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बातें प्रूव्ड हैं, ये इंडस्ट्रियली पहले टेक प्लेस हो चुकी हैं, अप्रूवल हो चुकी हैं, तब ये बातें बुक्स में लिखी गई हैं हमारे, और तभी हम इनको डिस्कस भी कर रहे हैं। फर्स्ट चैम्बर में हमारे पास तवज्जो करें, देखिए हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, जब मीथेन को हम रिएक्ट करवाते हैं किस पे, स्टीम के साथ, यानी कि वेपर्स के साथ, और इसको पास आउट करते हैं किस पे से, हम इसको पास आउट करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, बड़ी अहम पॉइंट बताने लगा,
इसको हम पास आउट करते हैं हॉट निकल कैटलिस्ट में से। जब हॉट निकल कैटलिस्ट में से मीथेन को हम पास आउट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, तो हमारे पास ये जो मीथेन है ये डिकम्पोज हो जाती है। अब ये मीथेन डिकम्पोज किस में होती है, सवाल ये है। तो ये डिकम्पोज होती है आपके पास दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO, साथ में आपके पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2H2। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आप जानते हैं ये एक पॉइजनस गैस है। जी बिल्कुल, ये एक पॉइजनस गैस है। और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज केमिस्ट्री से रिलेटेड कि वो कौन सी गैस है जो पॉइजनस है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट इज ए पॉइजनस गैस, ये एक पॉइजनस गैस है और इससे अमवात भी हो सकती हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन पे। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और जब हम इसको इनहेल कर लेंगे, अब सवाल पैदा होता है हम कैसे इनहेल करेंगे, हम इनहेल करते कैसे हैं। एक्चुअली ये हमारी बॉडी में इस तरह एंटर हो जाती है कि हमें नहीं पता लगता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल है दैट इज हीमोग्लोबिन, बड़ा इंपॉर्टेंट, जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, वहां पे बॉन्ड प्रायोरिटीज आ जाती हैं, तो वो अटैच कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब आप खुद सोचें कि जहां जहां से ब्लड गुजरेगा वहां वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गुजरेगी। अब जहां जहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गुजरेगी ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सफिशिएंट होती जाएगी। एट द एंड आपकी डेथ कॉज हो सकती है। तो इसके बड़े अहम जो है वो आपने याद रखने हैं ड्रॉबैक्स एंड डीमेरिट्स हैं। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन बनता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये यहां से मूव करके इस वाले चैम्बर में आ जाता है। अब इस वाले चैम्बर में आपके पास क्या होता है कि हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आपके पास रिएक्ट करता है किसके साथ, एयर के साथ। सवाल ये पैदा होता है कि ये एयर कहां से आ रही है। तो इसके पीछे एक चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होती है, हमारी एयर। और एयर में आप जानते हैं दो चीजें मेजर कॉन्स्टिट्यूट में है, एक नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78.09%, ठीक है। और ऑक्सीजन आपके पास जो है वो 21%, लेकिन एक्चुअली जो है वो 20.93 या कुछ बुक्स में 94 भी लिखा हुआ है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 21% ही लिख लेता हूं। अब एयर यहां से आ जाती है, ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। मेजर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जो है वो एयर में से फ्री हो जाता है, तो यहां पर बन जाता है N2, और जो H2 होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है दैट इज H2O। अब ये जो आपके पास नाइट्रोजन बनता है ये हमारे पास याद रखना है ये फ्री नाइट्रोजन कहलाता है। तो हम कहते हैं दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू फ्री नाइट्रोजन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू फ्री नाइट्रोजन। ये रिएक्शन जो है वो नाइट्रोजन को फ्री करवाने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन होता है ये नाइट्रोजन यहां से मूव करके इधर आ जाता है। अब देखें एक बड़ा अहम पॉइंट, यहां पर जितना भी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होना होता है वो हो जाता है, लेकिन अभी भी इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है। अच्छा, आप मेरे ख्याल से बैलेंसिंग के लिहाज से परेशान हो रहे होंगे, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ, और 2 जो होता है चले ठीक है। अब यहाँ पे जितना हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होना होता है वो हो जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे हाइड्रोजन बचा होता है। वो हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके इस चैम्बर में आ जाता है और यहां से नाइट्रोजन आता है, तो वो नाइट्रोजन और यहां से आता है हाइड्रोजन, वो रिएक्ट करके आपके पास बना लेता है क्या चीज, वो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैट इज अमोनिया 2NH3। मैं इक्वेशन को बैलेंस लिखना चाहता हूं। अच्छा, अब ये कंडीशंस पर बनता है। कंडीशंस, वो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस हमारे पास ये हैं। सबसे पहले हमने यहां पे यूज किया हुआ है आयरन कैटलिस्ट को, याद रखिएगा हमने यहां पर जिसको चूज किया वो यूज किया है आयरन कैटलिस्ट को। एक्चुअली ये प्रमोटर्स भी कहलाते हैं, कई जगह पे इनको प्रमोटर्स भी कहा गया है, ठीक है। फेडरल बोर्ड की अगर बुक की बात करूं तो हमारी बुक में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये आयरन जो है ये प्रमोटर के तौर पर भी यूज होता है, ठीक है। आयरन कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट को हम यूज कर रहे हैं। साथ में
टेम्परेचर भी हम दे रहे हैं, तो टेम्परेचर तकरीबन हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं आपके पास 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारी बुक में 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम लिया हुआ है, तो हम यही लिख देते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन वो रेंज है, ये बात याद रखिएगा, रेंज। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाता है प्रेशर, और प्रेशर जो है वो हमने तकरीबन यहाँ पर, आपने ये बात याद रखनी है कि प्रेशर हमने जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है तकरीबन 200 atm। 200 atm प्रेशर जब आप अप्लाई करेंगे तभी हमारे पास जो है ये अमूल atm यहां पर देना है। ओके, आगे अगर बात करें, मैं आपके साथ यहां पे कुछ स्टैटिस्टिक डाटा शेयर करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों लिखा है, क्यों लिखा है मैंने रिवर्सिबल, मैंने इरिवर्सिबल सिंगल एरो ही क्यों नहीं डाला, मैंने डबल एरो क्यों डाला, सवाल पैदा होता है। देखिए, एक्चुअली हम यहां पे लगा रहे हैं प्रेशर। अब मैंने ये आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 9 में कि जब आपके पास आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पर प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करें, प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट करें, रिएक्शन की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स यहां पे 4 है रिएक्टेंट वाली साइड पे, प्रोडक्ट्स में 2 है। इट मींस एट इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन वी अप्लाई स्ट्रेस, स्ट्रेस भी कह सकता हूं, प्रेशर भी कह सकता हूं, फोर्स भी कह सकता हूं, कि व्हेन वी अप्लाई प्रेशर at equilibrium position, then the direction of the reaction in that direction where the number of moles are less, जहां पे number of moles आपके पास कम होंगे, तो वो आपके पास यहीं पर है। ये एज अ होल जो प्रोसेस मैंने आपके पास टेक प्लेस करवाया, इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, हैबर्स प्रोसेस। और ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, शायद ही कोई बोर्ड का पेपर है जिसमें ये ना पूछा गया हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस हमारे पास क्या है, देखें, अमोनिया। अमोनिया जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देखें NH3 प्लस CO2, जब ये हमारे पास इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो रहा है अमोनियम कार्बामेट में, NH4COONH2, डेट इज अमोनियम कार्बामेट। बैलेंस करने के लिए यहां पर इसके साथ 2 लगा दें, और ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है, इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं किस चीज का, अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट। अब ये जो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बना है, इसी से हमने करवानी होती है यूरिया की फॉर्मेशन। अब यूरिया की फॉर्मेशन कैसे होती है, देखिए, यही जो अमोनियम कार्बामेट है, डेट इज NH4COONH2, जब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं हीट। जब हम इसको यहां पर हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, अब हमारे पास क्या होता है, जरा तवज्जो करें क्लास, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करूंगा यहां पर। देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं डेट इज NH2, और साथ में इसको लिख देता हूं H2, इस तरह भी तो लिख सकता हूं ना, ये NH4 ही है। अब होगा क्या, देखें, यहां से आपके पास निकल जाएगा ऑक्सीजन और यहां से निकल जाएगा H2। तो जब ये तो निकल जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा H2O, वाटर एलिमिनेट हो गया, यहां से डिहाइड्रेशन हो गई, प्लस, और यहां पर पीछे जो बच गया वो बच गया NH2। अब लाजमी बात है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपके पास बचा हुआ है डेट इज NH2, और ये हमारे पास हमारा यहां क्या बन गया, यूरिया, जो हमने एक्चुअली बनाना था। तो यूरिया की फॉर्मेशन हो गई, जो हमने यहां पे बताई भी, तो ये हो गई यूरिया की फॉर्मेशन अपॉन डिहाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लास ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया हमारे पास क्या है, ग्रेनुल्स कहते हैं बीड्स को, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास आप कह लें पर्ल्स होते हैं, ठीक है, बीड्स लाइक, ठीक है, तो वो हमारे पास ग्रेनुल्स होते हैं यूरिया के। आपने देखे भी होंगे जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं यूरिया, जिनमें होता है व्हाइट कलर के, ठीक है, छोटे से बीड्स टाइप होते हैं, तस्बीह के दाने जैसे, एक्चुअली उनको ग्रेनुल्स ऑफ यूरिया कहते हैं। ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया होती कैसे है, मैं यहाँ पे आपके साथ चंद अहम बातें करना चाहता हूँ। ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया कैसे होती है, ये एक चैम्बर होता है, और इस चैम्बर के अंदर हमारे पास मौजूद होता है हमारा यूरिया। जब हम यूरिया की फॉर्मेशन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ये हाइड्रस यूरिया होता है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं,
तो हम टेम्परेचर देके वाटर को रिमूव करते हैं, उसको एनहाइड्रस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो यूरिया होता है इसके अंदर अभी भी कुछ आपके पास जो है आप कहते हैं कि एक्वस जो है या वाटर जो है उसके पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये एक चैम्बर होता है, हम ना इसके ऊपर से यूरिया को स्प्रे करवाते हैं। ये आपके पास समझ लें, ये हम यूरिया को स्प्रे करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। जब हम यूरिया को स्प्रे करवाते हैं, ये आपके पास बेस है, यानी कि जमीन है ना, बेस। अब इस बेस से, ठीक है, ये जो आपके पास बेस है जमीन से, हम इस बेस से इसको देते हैं हॉट करंट, याद रखिएगा, वेरी हॉट करंट। हम हॉट करंट देते हैं, दैट इज आई। जब हम हॉट करंट इसे देते हैं, होता क्या, ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करके ये इसमें से डिहाइड्रेशन करवा देता है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, रिमूव। और वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव होने के बाद आपके पास क्या होता है कि ये जो यूरिया होता है लिक्विड रिमूव हो गया, तो पीछे आपके पास जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, ठीक है। अब ये जो बीड्स होते हैं ये आपके पास यूरिया के बीड्स होते हैं, और इन्हीं बीड्स को हम ग्रेन्युएल्स का नाम देते हैं। दीज बीड्स आर नोन एज ग्रेन्युएल्स, इन्हीं को हम ग्रेन्युएल्स का नाम देते हैं, ये बात याद रखनी। इसी तरह आपके पास जो है वो ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया होती जाती है, हम स्प्रे करवाते जाते हैं, बेस से हॉट करंट देते जाते हैं, वाटर एक्सट्रैक्ट होता जाता है, और रिजल्ट में जो बीड्स बनते हैं उनको हम नाम देते हैं ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया, जो ग्रेन्युएल्स आपके पास जो होते हैं उनके। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया, यूरिया की इंपॉर्टेंस और यूरिया का स्टेटस क्या है। देखिए, यूरिया इज वाइडली यूज्ड वर्ल्ड वाइड ओवर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बोथ एज फूड एंड एनिमल फीड एडिटिव, यानी कि यूरिया जो है ये वर्ल्ड वाइड यूज होती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं यहां पे एक कंपाउंड लिखने लगा हूं, दैट इज एनपीके, एनपीके, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, पोटेशियम यानी कि कैलियम, पोटेशियम का दूसरा नाम। तो ये आपके पास जो है एनपीके एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि हम क्रॉप्स में यूज करते हैं टू इनहेंस and improve the quality, the yield, the productivity of crops. About 90%, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है यहां पर कि 90% जो है वो आपके पास यूज होता है फर्टिलाइजर में, एंड इट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। लाजमी बात है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यानी कि बैकबोन है, आप ये समझ लें। तो हाईएस्ट परसेंटेज, अभी मैंने जिक्र भी किया था, नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है 46.6% इसमें मौजूद होती है। फिर नेक्स्ट, ये नॉन टॉक्सिक है, जहरीली नहीं है, बिल्कुल भी जहरीली नहीं है, नॉन टॉक्सिक। इसके अलावा नॉन एक्सप्लोसिव, इसका कोई खतरनाक इंपैक्ट नहीं है, बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये हाइग्रोस्कोपिक है, ये बात हम कर चुके हैं, दैट इज वाटर को एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स, यूज्ड टू मेक एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव बनाने में भी यूज होती है, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सिस्टम्स टू रिड्यूस द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। चैप्टर नंबर 14 आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे पास के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। इन एग्जॉस्ट गैस, जो भी एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम इनको ऑटोमोबाइल सिस्टम में यूज करते हैं ताकि एटमॉस्फेयर पोल्यूट ना हो सके। नोट में यहां पे चंद अहम बातें। एट दैट टाइम व्हेन योर टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक वाज रिटन ऑफ सब्जेक्ट केमिस्ट्री, एट दैट टाइम 6 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन पाकिस्तान, उस वक्त जो है वो पाकिस्तान में 6 यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप कह सकते हैं कि यूनिट्स इंस्टॉल्ड हुए थे। मेजर 4, उनमें से 4 जो मेजर है वो कौन से थे, फौजी फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स, बिन कासिम एंड दाऊद हरकुलिस कंपनी। ये बात याद रखिए, एमसीक्यूज ही हैं, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और, जो फौजी फर्टिलाइजर, इन तमाम में, इन चारों में जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर की मार्केट को ऑब्टेन कर रहे थे, शेयर कर रहे थे मार्केट में, जिनका होल्ड था, वो आपके पास थे फौजी फर्टिलाइजर, और वो आपके पास कितना था, 59%, याद रखिएगा एमसीक्यूज में। तो क्लास, आज हमने अपना टॉपिक जो है वो वाइंड अप किया है, दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।